नमस्कार। चलिए आज भारतीय कृषि की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। ये जमीन से लेकर सैटेलाइट तक की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा होने वाली है। अच्छा, इस दुनिया की विशालता को समझने के लिए बस इस एक आंकड़े को देखिए। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आधी से ज्यादा आबादी मतलब 54.6% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। सोचिए, करोड़ों परिवारों का जीवन सीधे तौर पर इन खेतों से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। फिर हम खेत में उतरेंगे, देखेंगे कि बीज बोने से पहले क्या क्या तैयारी होती है। इसके बाद जानेंगे कि फसल को कैसे पाला पोसा जाता है। फिर देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे इस पूरे क्षेत्र में क्रांति ला रही है। और आखिर में फसल कटने के बाद की कहानी को समझेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, भारत की कृषि की रीढ़ जो हमारी अर्थव्यवस्था का असली इंजन है। देखिए, बात सिर्फ रोजगार देने की नहीं है। देश की जो कुल आर्थिक आय है, जिसे हम जीवीए भी कहते हैं, उसमें खेती का योगदान 18.4% का है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो देश में पैदा होने वाले हर 5 रुपए में से लगभग 1 रुपया सीधे कृषि से आता है। यही बात इसे हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बनाती। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, जहां से एक किसान की यात्रा असल में शुरू होती है, यानी खेत में एक भी बीज बोने से पहले की तैयारी। और यहीं पर किसान के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती आती है। वो ये कैसे साबित करे कि जमीन उसी की है, क्योंकि अगर जमीन का मालिकाना हक ही साफ ना हो तो किसान के लिए सरकारी सब्सिडी, बैंक से लोन या फिर फसल बीमा जैसी जरूरी चीजों का फायदा उठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सरकार इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। DIRMP के जरिए सारे के सारे भूमि रिकॉर्ड्स डिजिटल किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना में तो ड्रोन उड़ाकर गांवों की जमीनों का नक्शा बना रहे हैं और संपत्ति कार्ड दे रहे हैं। और ULPN योजना के तहत हर जमीन के टुकड़े को एक 14 अंकों की यूनिक ID दी जा रही है। इसे आप जमीन का आधार भी कह सकते हैं। जमीन का मुद्दा समझने के बाद अब बात करते हैं मौसम की, जो खेती की पूरी लय तय करता है। भारत में मोटे तौर पर 3 फसल सीजन होते हैं। खरीफ यानी मॉनसून की फसलें जैसे चावल और कपास, रबी जो सर्दियों में उगती हैं जैसे गेहूं और सरसों, और जायद जो इन दोनों के बीच की गर्मी में बोई जाती है जैसे तरबूज और खीरा। और ये स्लाइड एक बहुत ही पुरानी लेकिन बेहद जरूरी तकनीक को दिखाती है, फसल चक्र। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही खेत में हर मौसम में अलग अलग फसलें लगाना। ऐसा करने से न सिर्फ मिट्टी की ताकत बनी रहती है, बल्कि ये कीड़ों और बीमारियों को रोकने का एक नेचुरल तरीका भी है। चलिए अब तीसरे पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि एक नन्हे बीज से लेकर लहलहाती फसल बनने तक उसे कैसे पोषित किया जाता है। जैसे हमें खाने की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही फसलों को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें 3 सबसे जरूरी हैं। नाइट्रोजन जो पत्तियों और तने को बढ़ाता है और सरकार इसके मुख्य स्रोत यूरिया पर भारी सब्सिडी देती है। फॉस्फोरस जो जड़ों को मजबूत बनाता है और पोटेशियम जो पौधे को पानी सोखने में मदद करता है। फॉस्फोरस और पोटेशियम के लिए सरकार एक अलग तरह की सब्सिडी देती है, जिसे पोषक तत्व आधारित सब्सिडी या NBS कहते हैं। तो उर्वरकों का भविष्य कैसा दिखता है? इसका एक जवाब नैनो यूरिया में छिपा हो सकता है। ये पारंपरिक यूरिया का ही एक लिक्विड और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रूप है, जिसे सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है। ये पोषक तत्वों को पौधों तक ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचाता है, जिससे कम मात्रा में ज्यादा फायदा होता है और ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है। क्या होगा अगर मौसम की मार या कीड़ों के हमले से पूरी की पूरी फसल ही तबाह हो जाए? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो हमें किसानों की आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे की ओर ले जाता है। इसी जोखिम से किसानों को बचाने के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो बेमौसम बारिश, सूखे या कीड़ों के हमले से फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक मदद देता है। और दिलचस्प बात यह है कि अब नुकसान का पता लगाने के लिए सैटेलाइट और ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि किसानों को मदद जल्दी और सही तरीके से मिल सके।
बीमा के अलावा 2 और बहुत ज़रूरी योजनाएं हैं जो किसानों को सीधे आर्थिक मदद देती हैं। एक है पीएम किसान, जिससे किसान परिवारों को हर साल सीधे उनके बैंक खाते में 6,000 रुपए मिलते हैं। और दूसरी है किसान क्रेडिट कार्ड, जो ये पक्का करता है कि किसानों को बीज, खाद और दूसरी ज़रूरतों के लिए आसानी से और सही समय पर लोन मिल सके। अब हम अपनी यात्रा के चौथे और शायद सबसे रोमांचक पड़ाव पर आ गए हैं, टेक्नोलॉजी की क्रांति, जो खेती के सदियों पुराने तौर तरीकों को बदल रही है। ये चार्ट एक बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। भारत में खेती में मशीनों का इस्तेमाल, जिसे मशीनीकरण कहते हैं, अभी भी लगभग 50% के लेवल पर ही है, जबकि विकसित देशों में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। ये जो अंतर है, ये दिखाता है कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और दूसरे आधुनिक औजारों को छोटे से छोटे किसान तक पहुंचाने के लिए हमें अभी एक लंबा सफर तय करना है। और इसी दिशा में एक बिल्कुल नई और अनोखी पहल है नमो ड्रोन दीदी योजना। जरा सोचिए, गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं अब ड्रोन पायलट बन रही हैं। सरकार उन्हें ट्रेनिंग और सब्सिडी पर ड्रोन देती है, और फिर ये ड्रोन दीदियां किसानों को फसल पर दवा छिड़कने और उसकी निगरानी करने जैसी सर्विसेज देती हैं। ये योजना एक साथ 2 काम कर रही है, महिलाओं को ताकत दे रही है और खेती में सबसे आधुनिक तकनीक भी ला रही है। चलिए, अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि खेत से फसल कटने के बाद क्या होता है। किसान का काम खेत में फसल उगाने के साथ ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। फसल को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना, उसे सही समय पर बाजार तक पहुंचाना और उसकी सही कीमत पाना। ये पूरी प्रक्रिया उतनी ही जरूरी है जितनी कि खेती करना। अच्छी फसल उगाना तो समझिए आधी जंग जीतने जैसा है। और अब अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ रही है और मौसम बदल रहा है, हमारी अगली कृषि क्रांति कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के नए आविष्कारों में छिपा है।